Yoga Perfect classes. In this video, I will discuss about chapter 6 of economics, Indian economic development and Punjab economy. This chapter is belongs to PSEB +1 arts class. Topic is employment, growth, informalization and other issues. First, I am telling about introduction of employment, growth, informalization and other issues. For the economic development of a nation and economic prosperity among its citizens, generation of sufficient employment opportunities is highly important. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अमंग इट्स सिटीजन्स, जो इनके सिटीजन्स हैं उनके बीच जनरेशन ऑफ सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एज एम्प्लॉयमेंट is a productive activity. As employment is a productive activity which generates income. अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो एक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है जो क्या करती है, जनरेट करती है इनकम को. और सफिशिएंट इनकम हाईली एसेंशियल है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स. Thus, generation of income through the employment means income की जो generation है, मतलब जनरेट करना, इनकम को जनरेट करना थ्रू द एम्प्लॉयमेंट हेल्प करता है टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल improves. That is why in Keynesian economics, generation of employment has been given prime importance. This is more true for a developing country like India, where there is a huge population, means large population. Huge population means large population, large labor force seeking employment. Without giving gainful employment to its citizens, India cannot aspire to be developed nation. अगर हम इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ना दें तो बिना गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन है. इन इंट्रोडक्शन क्या बताया उन्होंने कि एक नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके सिटीजन्स के बीच में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एज ए एम्प्लॉयमेंट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो इनकम को जनरेट करती है. सफिशिएंट इनकम हाईली एसेंशियल है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन नीड्स यानी कि एक आम व्यक्ति की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट इनकम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जनरेशन ऑफ इनकम थ्रू एम्प्लॉयमेंट हेल्प करती है कि वो जैसे पॉवर्टी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है, जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको वो इम्प्रूव कर सकती है. दैट्स वाई इन केनीजियंस इकोनॉमिक्स जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस देती है. और दिस इज़ मोर ट्रू फॉर डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है जहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन है. तो
ह्यूज पॉपुलेशन, इट मीन्स कि वहाँ पर लार्ज लेबर फोर्स भी होगी जो एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रही है, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए. विदाउट गिविंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू इट्स सिटीजन वी कैन नॉट से दैट इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन है. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट. Workers and employment means the functioning and growth of any economy. The functioning and growth of any economy depend upon workers and their services in the form of employment in the economy. मीन्स कि किसी भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्कर्स के ऊपर और उनके द्वारा दी गई सर्विसेज जो अपनी वो एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में इकोनॉमी में देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, फार्मर वर्किंग इन द फील्ड्स फॉर विच टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर whom people raw material for industries, laborer working in textile mill to produce cloth, a driver providing transportation services, a banker providing financial services. These all are the examples of workers who gives their services to society. Workers carry out productive activities in economy and contribute in gross domestic product of the country. जो वर्कर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी में कैरी आउट करते हैं और फिर वो अपनी जो शेयर कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट भी करते हैं. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस जॉब, मतलब डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करने का जो टास्क है वर्कर के द्वारा वो एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर किया जाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. वर्कर्स और उसके जो एम्प्लॉयमेंट है वो लाइफ लाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की, और दीज नॉट ओनली हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, ये सिर्फ एक इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग में ही हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो इंश्योर ग्रोथ सक्सेस ऑफ इकोनॉमी. मीन्स साथ के साथ वो एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करती है, बट ऑल्सो इंश्योर ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ इकोनॉमी. नाउ this is the concept of worker. Any person who engaged in a productive activity is known as worker. The contribution of workers enhances the volume of GDP in the economy. Thus, we can say economic growth of an economy is based upon contribution which is made by workers like farmers, teachers, driver, doctor, carpenter, banker, etc. All are the various examples of worker. The knowledge about the status of a worker in his her enterprise is very useful in drawing conclusions about the qualities of employment in a country. And it also helps to know about the authority of a person in the enterprise and attachment of that person to his her job. Now next point is, what are the types of worker or self-employed or hired workers? There are mainly three types of workers. Two types of workers, self-employed and hired workers. Self-employed workers are those workers who has own business or profession, that is known as self-employed workers. For example, a farmer who is working in his own farm, a doctor who working in his own hospital, a person who working in his own shop, all are the self-employed workers. In India, 52% workers
as self-employed workers. Hired worker means a worker who employed in a business or a profession but owned by someone else. That is known as hired worker. Such type of worker provides his services to get the remunerations in the form of wages or salary. For example, a government employee, a teacher who working in a school, a person who is working in a private company are hired workers. In India, 48% workers are employed as hired workers. There are two categories of hired workers. First is category casual workers, second is a regular worker. Casual workers means a worker hired for a short period of time. When a worker is hired for a short period of time, that is known as casual worker. And this type of worker is generally hired on the daily basis. He is not a regular worker. Consequently, we can say that a casual worker does not have any social security benefit like provident fund, pension, medical allowance, etc. Casual workers account for almost 30% of total workers in India. Casual workers are also called casual wage laborers. You can take example of laborers who are uh, work as a labor in a construction of any building, any house, etc. Regular workers, a worker who hired permanently by following specific rules and regulations. That person is known as a regular worker, and a regular worker is a permanent worker. As a result, you can say that he enjoys social security benefits like provident fund, pension, medical allowance, but casual worker cannot take the benefit of these security benefits. And in India, 18% only 18% workers are employed as a regular workers, and regular workers are also known as regular salaried employees. And in general, we can say a majority of the casual workers is unskilled, and while majority of regular workers is highly skilled, and that's why we can say that remuneration of casual worker is low as compared to the remuneration of regular workers. Now, self-employed and hired worker in India. In India, you can say as per the latest available data, we can say that the distribution of workforce as a hired and self-employed workers is given in chart 1 and 2 respectively by gender and region. You can see here, this is the distributions of workers by gender. This is the male workers chart, and this is a female workers chart. You can see here 29% male workers. Here 29% male workers are casual wage laborers, and 31% female workers are casual wage laborers, and 20% workers male workers are regular salaried employees. And you can say 13% female workers are regular salaried employees, but 51% male workers are self-employed. And on the other side, you can say 56% female workers are self-employed. You can see here only regular salaried employees are male workers are greater than females, but other in case self-employed and casual wage laborers, female workers are more than male workers. Females workers are more than male workers. Now next topic is chart number 2. In first chart you can see that what will be the difference between. Now in chart 2 you can
take example. This example is taken from the urban workers and rural workers. In this figure, urban workers 15% casual wage laborers and 42% are regular salaried employees and 43% are self-employed in urban areas, and in rural areas 35% workers are casual wage laborers and 9% are regular salaried employees and 56% are self-employed in case in rural areas. Now, next point is the above analysis show that more than half of the workforce in India is self-employed. भी खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं. The main reason behind this, there is a lack of job opportunity in the country. Quality of human capital is very poor in the country. There is a lack of mobility among the rural workforce due to regressive social environment. Women prefer self-employment. Now, next topic is participation of people in employment, or you can say workforce and workforce participation rate in India. What is the workforce in India? As discussed in the following section of this chapter, workforce refers to total number of persons who are actually working. Workforce means total number of persons who are actually working. And workforce participation rate is the ratio of workforce to the total population of country, and also known as worker population ratio. It's very important indicator which helps to analyze employment situations in the country, and it also provides important knowledge about the proportion of population which is actively contributing in the GDP of the country. And what are the important facts about in workforce and workforce participation rate in India? As per the latest data which is available under the periodic labor force survey which is conducted by NSSO, that is given below. First, total size of workforce in India is 43.72 crore persons, and out of this 30.21 crore, that means 69.12% are male workers, and while 13.1 crore, that means 30.82% are female workers. Almost 60% workforce belongs to the rural areas, and while rest 40% workers is found in the urban areas. Out of the total female workforce, 61% female workforce is rural based and 39% female workforce is urban based. B means 69.12% मेल वर्कर है और 30.82% फीमेल वर्कर है, और जो 69.12% मेल वर्कर हैं उनमें से आप ये कह सकते हो मेल और फीमेल वर्कर्स है, उनमें से 60% जो वर्क फोर्स है वो रूरल एरिया से आता है उसमें से, और बाकी के 40% अर्बन एरिया के हैं, और जो फीमेल्स का टोटल वर्क फोर्स है उसमें 61% फीमेल वर्क फोर्स रूरल बेस्ड है और 39% जो फीमेल काम करती हैं शहरों में वो है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज second point, workforce participation rate in India. Workforce participation rate in India 2020-21 के अकॉर्डिंग 46.9% है. Between July to September 2022, it was 47.9%. That means it is increased by 1%. In 2020-21 में जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स का था वो 57.5% था, बट फीमेल्स का दैट टाइम पर 25.1% था. और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया में गांव में जो 2020-21 था 59.3% था, जबकि शहरों में 44.7% था. तो after reading these rates
we find some points in conclusion that low workforce participation rate 46.9% indicates more than half of the total population of country, which is not in fact making any contribution to productive activities in the country. Means this part of population is dependent on the other part of the fulfillment of needs. मीन्स कि अगर पॉपुलेशन के एक पार्ट को अगर अपनी ज़रूरतें फुलफिल करनी है तो उसको जो दूसरे हैं सेकंड पार्ट है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स का, उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये इंडिकेट ये करता है कि हाई डिपेंडेंसी रेट जो है इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन में पाई जाती है। और जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, 25.1% है, और ये सबसे लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और ये शो करता है कि जो वुमेन्स हैं दे कंटिन्यू टू बी एट द मार्जिन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, एंड इट ऑल्सो इंडिकेटिव of the economic and social backwardness of the women in a country, and a higher workforce participation rate in rural areas in comparison to the urban areas is in fact paradoxical। एंड ऑल दो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा हायर है एज कम, और लेकिन इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में रूरल सेक्टर की लो है एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर के। और जो ये पॉइंट ये बताता है कि जो लो प्रोडक्टिविटी लेवल है रूरल एरियाज़ का वो रिजल्ट देता है लोअर इनकम एंड वाइडर स्प्रेड पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा करीबी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट इन दी फर्म्स। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट इन दी फर्म्स एंड फैक्ट्रीज एंड ऑफिस, और यू कैन से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है वर्कफोर्स का इंडिया के अंदर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स की वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फर्म है, फैक्ट्रीज है, ऑफिस वगैरह। इनमें क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वर्कफोर्स की, ठीक है। और ये हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं वर्किंग और लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के। और इसके लिए एक जो इकॉनमी है उसको फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है इस सेक्टर में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती हैं। मीन्स की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेनली वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो सेक्टर है इसमें एग्रीकल्चर जो है वो कंसीडर किया जाता है और इसके एलाइड एक्टिविटीज़ को कंसीडर किया जाता है। मेनली ये कह सकते हैं कि जो नेचर से आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे जो वर्क परफॉर्म होता है, जो उनके उससे काम किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में कंडक्ट करते हैं। और सेकेंडरी जो सेक्टर है वो आ जाती है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं जो प्राइमरी से रिसोर्सेज लेकर अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको सेकेंडरी में कंसीडर किया जाता है। और प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी जो होती है एक्टिविटीज़ जो है सेकेंडरी सेक्टर में वो मेनली डिपेंड करती है मैन मेड फैक्टर्स के ऊपर। ये सेक्टर्स जो है माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एटसेट्रा सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। और टेरिटरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, ये वो सेक्टर्स होते हैं जो सर्विस इंडस्ट्रीज में आते हैं, उनको हम टेरिटरी सेक्टर्स में कंसीडर करते हैं। ये सेक्टर्स जो है प्रोड्यूसर सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज होते हैं इकॉनमी के अंदर। और ये सेक्टर्स जो है इनमें सर्विसेज इंक्लूड है जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑफ ए कंट्री जो है अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर्स जो है उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स जो है इंडिया के अंदर जो है मोर क्लियर किया गया है टेबल के थ्रू। क्या बताया है इस टेबल में कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है रूरल एरिया में 59.8 है, अर्बन में 6.6 है, और जेंडर के अकॉर्डिंग मेल का 40.7 है और फीमेल 57.1 है, टोटल 44.6 है। सेकेंडरी सेक्टर में जो रूरल एरिया में 20.4 आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर, और अर्बन का 34.3 है, और मेल का 26.5 है, फीमेल 17.7 है, 25.9% टोटल है। टेरिटरी सेक्टर्स में 19.8 रूरल है, 59.1 अर्बन एरिया, और मेल 32.8 है, फीमेल्स 25.2 है, 29.5 टोटल है।
overall you can say all are the 100 total है. From this table we can say that occupational structure जो है इंडिया के अंदर वो ये क्लियरिटी करता है कि एज पर द लेटेस्ट जो एस्टिमेट्स हैं इंडिया के अंदर 2020-21 में 44.6% वर्क फोर्स एम्प्लॉयड था. प्राइमरी सेक्टर के अंदर 25.9% वर्क फोर्स एम्प्लॉयड था. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 29.5% वर्क फोर्स एम्प्लॉयड था. टेरिटरी सेक्टर के अंदर इसका मतलब ये है कि एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स जो है इंडिया के अंदर डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर. लेकिन गिवन द फैक्ट दैट शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी बहुत ज़्यादा लो है, जो ये क्लैरिफाई करता है कि प्रोडक्टिविटी और वेज रेट जो है वो क्या होगा, लो होगा प्राइमरी सेक्टर में. And it also implies that secondary sector and tertiary sector both are not generated requisite number of employment opportunities in country. So that's why we can say why a large proportion of population continues to depend upon the primary sector. Now next point, second point में ये क्या कहता है कि as regards the distribution of rural and urban workforce among primary, secondary and tertiary sector in 2021, 59.8% of total workforce which was employed in a primary sector, 20.4% rural workforce जो कहाँ पर employed था, secondary sector में. 19.8% जो rural workforce था वो employed था tertiary sector में. और ये सारे percentages जो है अर्बन फोर्स वर्क फोर्स के लिए 6.6%, 34.3%, 59.1% थी. और इसका मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ रूरल जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती थी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, जबकि मेजॉरिटी ऑफ अर्बन जो पॉपुलेशन है इट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिपेंड करती थी प्राइमरी सेक्टर के अंदर, वाइल मेजॉरिटी ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन द टेरिटरी. It is because there is a lack of non farm employment opportunity in rural areas. किसके कारण था कि यहाँ पर नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है रूरल एरियाज में उसकी कमी थी. लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज भी इजीली जो है रूरल पीपल्स को हम अर्बन एरियाज में नहीं लेके जा सकते थे, उसकी कमी होने के कारण ये जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए. लेकिन मोस्ट ऑफ जो अर्बन पीपल लोग जो लोग थे वो वर्क करते थे टेरिटरी में एंड सेकेंडरी सेक्टर्स में. और ये पॉइंट आउट ये किया जाता है कि जो टेरिटरी सेक्टर है ये रैपिडली ग्रोन है इन द अर्बन एरियाज ड्यू टू द वेरियस रीजंस. हम सी पार्ट में ये बताता है कि जो एनालिसिस है जेंडर बेस्ड पर जो एनालिसिस किया गया उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स वर्कर्स है दे आर मोर देन द मेल काउंटर पार्ट्स आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर्स. And this is so because of low literacy standard and poor mobility, social responsibility of women in comparison to men. As you can as against this we can say that more male जो workers हैं वो सेकेंडरी सेक्टर्स में एंगेज्ड है, टर्टरी सेक्टर्स में एंगेज्ड है इन कंपैरिजन टू फीमेल के. और इस फर्दर मोर वी कैन से it is a very significant percentage of women work from home just to supplement the income of male members of their family. Now I am going to discuss next topic is related to growth and changing structure of employment. कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे वो चेंज हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, और चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया कैसे हुआ, मतलब इंडिया के अंदर वर्क फोर्स के स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस कैसे हुए. और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की has taken place as a consequence notable changes which have taken place in occupational structure of workforce इन इंडिया. मेजर जो चेंजेस हुई थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया में वो क्लियर किया गया इस टेबल के थ्रू. फर्स्ट ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर 1950-51 में था वो 72.72 था, लेकिन 2021 में 44.6 हो गया, उधर रह गया. सेकेंडरी सेक्टर जो था 10.02 था, लेकिन वो 2021 में सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हो गया 25.9 में. और टेरिटरी सेक्टर पहले 17.26 था, लेकिन अब कितना हो गया 29.5%. तो इस टेबल से ये क्लियर होता है कि 1950-51 के कंपैरिजन में करंटली
जो वर्क फोर्स एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो कम हुए हैं, और जो सेकेंडरी सेक्टर है टेरिटरी सेक्टर है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड पीपल थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये चार्ट के थ्रू भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज related to casualizations of workforce in India. Casualization of workforce means what will be the percentage of workforce employed as a casual worker in India, whether it has been increasing over a time or decreasing. We have to clear from this table. First, you can see here, this is the self-employed, and in rural areas self-employment 54.2% थी, अर्बन एरिया में 41.1% थी, और टोटल 51%। कैजुअल वर्कर जो थे वो रूरल एरिया में 38.5 थे, और अर्बन एरिया में 17.5, और टोटल जो इनका था वो 33.5 था। रेगुलर वर्कर और सैलरी बेस्ड जो इम्प्लॉइज थे वो 7.3% रूरल एरिया में थे, अर्बन में 41.4% थे, एंड टोटल 15.5% हम। तो जो ये रिपोर्ट से जो टेबल गिवन है, यानी कि रिपोर्ट ऑफ 66th राउंड ऑफ NSSO सर्वे के अकॉर्डिंग ये टेबल के थ्रू रिपोर्ट दी गई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 92.7%, दैट मीन्स 54.2 एंड 38 पॉइंट दोनों को ऐड किया है, दोनों को प्लस किया है। जो रूरल पॉपुलेशन है is either self-employed or works as a casual worker, whereas 7.3% जो वर्कर रूरल पॉपुलेशन है वो रेगुलर वर्कर और सैलरी बेस्ड काम करते हैं। दो जो सिचुएशन है इट इज़ बेटर इन द अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, बिकॉज देयर इज ए 41.4% पॉपुलेशन हु आर गेटिंग रेगुलर वेजेस और सैलरीजम, and still 58.6% population is the self-employed and casual workers. So we can say that only 15.5% total population of India works as a regular workers or regular salary employed. Again, you can say 84.5% total population of India is either self-employed or working as a casual laborers, and this highlights the problem of growth casualization in employment of workforce in a country. Now next point is informalizations of workforce in India. Informalization of workforce in India. In this point, author says that one of the goals of 5-year plans. What will be the goal of 5-year plans? That is to provide the decent source of livelihood to the citizens of country. But even after more than 7 decades of planning in India, a large proportion of workforce is dependent on the agriculture. And there is a prevalence of unemployment as discussed in the previous section. When increasing the casualization of workforce is taking place, another problem in India in this context is informalization of India workforce is generated. You can say that in fact from the aspects of nature of employment and economy may also be classified in the following two categories. Growth of informal unemployment in India, इसमें क्या बताया है कि एक नोटेबल आस्पेक्ट है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस इन इंडिया का कि लार्ज शेयर ऑफ जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और ग्रोथ इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और जो शेयर है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का वो 94% है। आगे तो फर्दर जो कैटेगरीज बताई गई हैं उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फॉर्मल, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर के अंदर जितने भी पीपल वर्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करते हैं, उसको हम फॉर्मल सेक्टर में कंसीडर करते हैं। फॉर्मल सेक्टर के अंदर सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज आ जाते हैं जो कि 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स को साथ में लेकर काम करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं। वर्कर्स जो कि एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, जिसको फॉलो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, इनफॉर्मली वर्क किया जाता है, लाइक फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह, जिनमें 10 हायर्ड वर्कर्स से कम एम्प्लॉइंग होती है, मतलब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, कम होते हैं। और वर्कर्स जो वर्क करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स भी बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है डिफरेंस बिटवीन सेक्टर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे पेंशंस होगी, ग्रेजुटी होगी, प्रोविडेंट फंड वगैरह। लेकिन जो वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो हाईली वल्नरेबल होते हैं टू ट्रेड साइकिल्स और अदर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के लिए, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं वर्कर्स वो हमेशा इंजॉय करते हैं मोर स्टेबिलिटी इन दिस रिगार्ड। और वेज रेट जो होता है वे वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स। और आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, इंडिया के अंदर 1991 के रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो वर्कफोर्स की परसेंटेज थी एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर वो इंक्रीज हुई थी, और उसको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी बोला गया है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर, लेकिन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, मतलब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। इसका मतलब है जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया के अंदर कम हुई है, श्रंक हुई है। और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है इंडिया के अंदर वो क्या हुआ, उसके कारण क्या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है इंडिया के अंदर भी इंक्रीज हुई है, और इसने जो कंट्री के बहुत सारे वर्क फोर्स थे उसको एक्सपोज किया मैनी इन टू द मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 94% टोटल वर्क फोर्स जो है कंट्री की वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में ही काम करती है, जबकि 6% वर्क फोर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करती है, और टोटल वर्क फोर्स का फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड जो है ओनली 20% वुमेन्स हैं। और जो ये शो करती है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स होंगे वो फेल्ड हो गए जनरेट करने में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द वर्कफोर्स इन इंडिया, एंड इट ऑल्सो क्लैरिफाइड द लार्ज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड अपॉन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर इट्स लिवलीहुड। अब शेयर क्या है, शेयर ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट में। तो शेयर जो है वुमेन का इन टोटल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोनों में ही, पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, दोनों में ही अराउंड 20% था, और ये शो करता है वाइस अगेंस्ट दी वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जॉब लेस ग्रोथ और जॉब लॉस ग्रोथ क्या है। जॉब लेस ग्रोथ का मतलब होता है वो सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ की जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमी की अकम्पेनियड है बाय नो मैचिंग ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिना किसी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट किए ही हो रही है। और आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इन 1991 इंडिया के अंदर इंडिया ने एक्सपीरियंस किया प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ का। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज़ टेकन प्लेस एट ए रैपिड रेट बट विदाउट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन विदाउट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है सफिशिएंट जितनी चाहिए। और दिस इज़ बिकॉज कैपिटल इन इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है उसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें प्राइवेट इंडियन कंपनीज और एमएनसीज कंपनीज जो हैं उनके द्वारा वो जो वर्कर्स को एम्प्लॉयड करती है। एज ए रिजल्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है एक कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। कुछ सिटीज़ के अंदर
इवन आर्ग्यू भी होता है कि इंडिया इज एट प्रेजेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए जॉब लॉस ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इज टेकिंग प्लेस, ऑन द अदर हैंड यू कैन से जॉब्स आर लॉस्ट, and this has happened due to the service sector led growth. On the one hand you can say service sector has grown rapidly resulting in the growth of the economy as well, but on the other hand you can say job opportunity have dwindled due to the excessive use of capital intensive techniques in the services sectors. It is because of this type of growth that is in 2018 एज पर द NSSO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है हाईएस्ट है इन द कंट्री 6.1% इन द लास्ट 45 ईयर्स, और 1972 के बाद। अब जो रूरल एरिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5.3% है, जबकि अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 7.8% है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी है। अगर हम एक नेशन की बात करें तो इंडिया एज ए नेशन, इंडिया जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम के साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक मतलब प्रॉब्लम ऐसी है कि जो ये बता रही है कि भी वेरियस फॉर्म्स में हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। चाहे सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं अंडर 5 ईयर प्लान्स के अंदर, फिर भी ये प्रॉब्लम जो है स्टिल वहीं पर है, स्टैंड कर रही है, प्रसिस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। रैदर इट हैज़ ग्रोन मोर सीरियस विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट जो कमिटी बनी है एक्सपर्ट्स की ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी भागवती, और उन्होंने नोट भी किया है इसको इन 1973 में कि अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसको हैज़ अज्यूम्ड एन अलार्मिंग प्रोपोर्शन, इन फ्यूचर इट इज़ लाइकली टू बिकम स्टिल मोर ग्रेव, भी बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट। What is an unemployment? What is the definition of unemployment? You can say, Professor Pigu, a man is unemployed only when he is both without a job or not employed and also desire to be employed. मतलब एक पर्सन को हम तब अनएम्प्लॉयड बोलेंगे जब उसके पास जॉब नहीं है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, नॉट एम्प्लॉयड है, और उस बट वो काम करना चाहता है, एम्प्लॉयड होना चाहता है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है एक जिसमें एक पर्सन तो एबल होता है, एलिजिबल होता है, विलिंग होता है काम करने के लिए एक वेज रेट पर, बट उसको काम नहीं मिलता है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Now next topic is that is related to important concepts which are relating to the measurement of the employment and unemployment in India. First point is the labor supply. Labor supply refers to the amount of labor that laborers are ready to offer a specific wage rate. लेबर सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो लेबर है, जो वर्कर्स है, वो काम करने के लिए रेडी है, जो भी उसको वेज रेट मिल रहा है उस स्पेसिफिक वेज रेट के ऊपर। लेबर फोर्स का मतलब होता है कि लेबर फोर्स रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हु आर आइदर वर्किंग और विलिंग टू वर्क, जो काम कर रहे हैं या जो उनकी इच्छा है काम करने की, उनको लेबर फोर्स में कंसीडर किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स? According to labor supply, we can say it refers to the amount of labor that laborers are ready to offer at a specific wage rate. And so it always in the reference to the specific wage rate. And in case labor force, it refers to total number of persons who are working, who are either working or willing to work. It's not related to prevailing wage rate. ये wage rate को नहीं देखते, काम करने की इच्छा होती है उनके और वो काम कर रहे होते हैं। जो लेबर सप्लाई उसमें वेज रेट के ऊपर बेसिस है सारा कुछ। सेकेंड, लेबर सप्लाई में जो हाई एट ए हायर वेज रेट लेबर सप्लाई इज ऑल्सो हाई, और at a low wage rate labor supply is also low.
but in case of labor force available in country always remains the same whatever the wage rate may be, जो भी मर्जी wage rate हो तो सेम ही रहेगा. It may be increase or decrease with an increase or decrease wage rate, though labor force available in country is the same. It increases or decreases with the increase or decrease in population of the country. नाउ थर्ड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिलेटेड टू वर्क फोर्स है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? वर्क फोर्स. वर्क फोर्स किसको रेफर करता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को बोलते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली वर्किंग है उनको हम किस में काउंट करते हैं? वर्क फोर्स में. वट विल द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स? लेबर फोर्स जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को रेफर करती है, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे विलिंग टू वर्क है. वर्क फोर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो एक्चुअली वर्किंग है, and those who are willing to work but not working are not included in it. And second point, it is measure of the potential labor available in the country. Workforce is the measure of labor force which is actually working in the country. And the third point, the number of unemployed person can be worked out with the help of these two concepts. Number of unemployed persons, that is equal to labor force minus workforce. जब हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है पीपल वो आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेट. हाउ टू कैलकुलेट वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? फॉर दिस वी विल टेक अ टोटल वर्क फोर्स एंड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. You can find workforce participation rate. Three types of unemployment measure in India. 1972-73 National Sample Survey Organization के according three concepts को consider किया गया for the measuring of unemployment in India. First, usual status, that is US unemployment. इसके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन अनएम्प्लॉयड रहता है फॉर मेजर पार्ट ऑफ ईयर एक साल में 12 मंथ्स है, तो 12 मंथ्स में अगर मैक्सिमम टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसको अनएम्प्लॉयड में कंसीडर किया जाएगा बाय यूजुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग. एंड दिस इज सो बिकॉज ही इज यूजुअली अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर. इंडिया के अंदर दोज पर्सनस हु वर्क फॉर द लेस देन 183 डेज, अगर 183 दिनों से कम में काम करते हैं एक साल के अंदर, दे आर रेडी टू वर्क फॉर मोर डेज. बट वो रेडी है और मोर डेज काम करने के लिए उनको अनएम्प्लॉयड में कंसीडर किया जाता है. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट हेयर यूजुअल जो स्टेटस अनएम्प्लॉयड है उसको पर्सन रेट बोला जाता है और उसको मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड. और इट इज़ ए मेजर ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है इसको. और नेक्स्ट हमारे पास आता है करंटली वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट. वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? एक पर्सन जो कि हु इज़ अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स का एक पार्ट है, ठीक है, डज नॉट फाइंड वर्क, बट उसको कोई काम नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट इवन जस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए अगर वो एम्प्लॉयमेंट ले लेता है ऑन द एनी डे ड्यूरिंग द रेफरेंस और सर्वे वीक, ही इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड बाय CWS. ऑन दी अदर हैंड एक पर्सन है हु हैज़ वर्कड फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए काम करता है और मोर देन एनी 1 डे मोर डेज ऑफ रेफरेंस वीक, ही विल बी कंसिडर एम्प्लॉयड. Like US unemployment, CWS unemployment is also person rate and which is measured in the terms of number of persons who are employed. And it's also a measure of chronic unemployment but with the reduced reference period of work. Current daily basis, daily status unemployed, CDS unemployed employment is a time rate which is measured in the terms of person days and wasted due to lack of employment opportunity in country. Under it, first of all, we have to find out a number of person days for which labor force was willing to work during each day of survey week is worked out. On the other hand, number of person days for the which labor force actually worked, that is determined, and the difference between two is a measure of CDS unemployment in the terms of person days which are wasted due to the lack of unemployment opportunities. Now next point is
नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कुछ एस्टिमेशन दिया हुआ है ये टेबल के थ्रू, यू कैन रीड आउट हेयर। लेबर फोर्स 1993-94 में 38.19 थी, फिर 2009 और 2010 में 47.23 हुई, फिर मार्च में वो 2022 में 43.72 थी। और वर्क फोर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस जो थे स्टार्टिंग में 37.45, फिर 2009 और 10 में 46.25, और मार्च में ये कम हो गए। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड पर्सनस जो हैं वो 0.74 थे पहले, फिर वो 8-9 हुए, फिर 1.12 हुए, फिर कम हो गए, फिर इंक्रीज़ हो गए, फिर और इंक्रीज़ हो गए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्टिंग में 1.94 था, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीज़ और फिर इंक्रीज़ हुआ। ये वेरियस रिपोर्ट्स एंड सर्वे है NSSO सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। और ये एक सेकंड टेबल गिवन है जिसमें लेटेस्ट एस्टिमेट्स था अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के अंदर 2018 और 19 में मेल 5.6% था, करंटली 4.5%, फीमेल 3.5 थी, ये 3.5 ही है। ओवरऑल जो 5% था और ये 4.2% था। और एक तरह से आप कह सकते हो ओवरऑल पहले 5.0, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ कांस्टेंट, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़, फिर और डिक्रीज़ हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important topic. Types of unemployment in India. There are three types of unemployment: rural, urban, common types of unemployment. और rural unemployment में डिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री और एजुकेटेड हो गए। कॉमन टाइप में ओपन और अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ गए। अब हमारे पास डिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्कर्स एम्प्लॉयड है, रिक्वायर्ड जितनी चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उससे ज़्यादा, तो एक्सेस जो वर्कर होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस वर्कर होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करेंगे। अगर एक्सेस वर्कर्स को हम वर्क से विड्रॉ करते हैं, इवन देन देयर विल बी नो इफ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटी और टोटल प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज डिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल इसके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आपके पास 5 पर्सनस हैं जो कि एक ज़रूरी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। और वही काम के लिए अगर आप 8 पर्सनस को रख लेते हो तो वो जो काम 5 पर्सनस कर सकते हैं उसको 8 पर्सनस की ज़रूरत नहीं है, 3 पर्सनस में एक्स्ट्रा है जो डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर किए जाएंगे। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि सीजन वाइज एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को काम पर रखा जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्कर्स जो है एम्प्लॉयड नहीं होते हैं पूरे साल में, साल भर एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, लेकिन सीजनल 6 महीने काम कर लिए, 6 महीने उनको मतलब काम नहीं होता है ऑफ में। जैसे विंटर और समर के अकॉर्डिंग जो लोग वर्क करते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं वो सारे कंसीडर किए जाते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है आपके पास? अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अर्बन एरिया में पाई जाती है इंडिया के अंदर उसको हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ये मेनली दो तरह की है, इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें which emerges due to lack of employment opportunity in industrial sectors is said to be industrial unemployment. Main reasons behind this population explosion, migrations from rural to urban areas, use of capital intensive labor saving techniques of production, lack of unemployment opportunity. Educated unemployment means unemployment among educated people is referred to as a educated unemployment. Main reason for this
is expansion of education system, lack of availability of suitable employment opportunity, lack of vocational job oriented education, poor quality of education, poor employability of human capital. And the next type is that is common types of unemployment. Common types of unemployment में हमारे पास आते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एलिजिबल और विलिंग पर्सन डज नॉट गेट जॉब is referred to as open unemployment or chronic unemployment. In case of open unemployment, worker is full-time unemployed and dependent on the others to fulfill his needs. Underemployment means एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो वर्कर है एलिजिबल है, बिलिंग पर्सन है, काम करने के लिए फॉर लेस टाइम में, थोड़े टाइम के लिए भी काम करने के लिए तैयार है। ही वर्क्स फॉर लेस वेजेस, और कम वेजेस में काम करने के लिए तैयार है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है। एज पर द स्टैंडर्ड लेड डाउन by NSSO, employment for the less than 28 hours a week underemployment होती है, और employment between 29 to 42 hours per week is limited underemployment है। Following are the two main types of underemployment. First है visible underemployment, invisible। विजिबल में जिसमें आपका पता लगता है कि आपने इतने घंटे काम किए हैं, और जो इनविजिबल होता है जिसमें फॉर एग्जांपल एक पर्सन है हु इज़ क्वालिफाइड एंड विलिंग टू वर्क एज ए लेक्चरर, एक्चुअली वर्क्स एज ए पीएन एट ए लो सैलरी, ही विल बी रेफर टू बी इन ए स्टेट ऑफ इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या इफेक्ट्स पड़ा है। इसके कारण अगर इंडिया में मतलब इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके कारण सीरियस मोस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। इसका इफेक्ट ये है, फर्स्ट पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर फोर्स हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पोलिटिकल प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू प्रीवेलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेज रेट जो है इंडिया के अंदर कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट स्किल्ड और क्वालिफाइड पीपल आल्सो फेल टू गेट फेयर सेटिस्फैक्ट्री वेज रेट। लो रेट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईली एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी में, पोलाइटी में और सोसाइटी में। व्हाट आर द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रिंसिपल रीजंस कौन से, कॉज कौन से हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। पहला फर्स्ट रीज़न है हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। सेकेंड रेट लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। स्लो जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ हाई नहीं है क्योंकि वो पुराने टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, न्यू टेक्निक्स नहीं यूज़ करते फॉर द फार्मिंग। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये कुछ रीजंस है। यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने के कारण, और लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के कारण जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ये रीजंस है। व्हाट आर द सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सजेशन आप देना चाहते हो। उसके लिए फर्स्ट सजेशन तो यही कि वी हैव टू कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन, देन वी हैव टू increase the rate of economic growth, and after that we should be in rapid agriculture and industrial growth. Now next जो हमारा we have to reforms in education system, use of appropriate techniques for the farming system, development of MSME. We should be develop this in our India in country, and promotion of self employment. There should be promotion of self employment in effective implementation of employment generation program होना चाहिए। ये 8 पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
The government of India has made many specific efforts to tackle the problem of unemployment. For this purpose, many committees have been appointed from time to time, such as Dantewala Committee and Bhagwati Committee, Arjun Sen Committee, Gupta Committee. Arjun Sen, Gupta Committee, etc. Many of the other recommendations of these committees have been adopted. Many programs have also been launched for this purpose. Government takes the steps to solve the problem of unemployment are given below. फर्स्ट है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल यूथ है उनको ट्रेन करना, ट्राई सेम. This program was launched by government on August 15, 1979. For the main purpose of this program is that to impart the technical business training for the self-employment to those rural youth who belong to the families below to the poverty line. Thus, this program aimed at poverty alleviations by giving self-employment to poor rural youth. And on 1st April 1979, this program was merged with the SGSY. Now, next point is landless Rural Landless Employment Guarantee Program, that is known as RLEGP. It was launched 15th August 1983 and it provides a landless rural poor. Its main aim to improve the quality of life of landless poor and it takes them out of the state of poverty by giving them the employment. 1989-90 it was merged with Jawahar Rozgar Yojana. Prime Minister's Rozgar Yojana means PMRY, which was launched on October 2, 1993. इसको लॉन्च किया गया था 1993 में और इट वाज इन ऑपरेशन में ये अर्बन एरिया के अंदर ही आया था, लेकिन 1 अप्रैल 1994 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग रूरल एरियाज. Or educated unemployed youths belonging to the poor families were helped in self-employment, and PMRY merged with PMEGP on August 15, 2008. Now next point is Jawahar Rozgar Yojana. जवाहर रोजगार योजना को भी 1 अप्रैल 1989 में लॉन्च किया गया था. इसको शुरू किया गया बाय डिसकंटिन्यूइंग मर्जिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ये था टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. 1993 और 94 में 1993-94 से सेकंड स्ट्रीम जो था जवाहर रोजगार योजना नोन एज इंटेंसिफाइड JRY लॉन्च किया गया 120 बैकवर्ड मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ 12 स्टेट्स. और 1 जनवरी 1996 को जवाहर रोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के साथ. फिर उसको फर्दर अगेन मर्ज किया गया SGRY में ऑन September 25, 2001 में. और SRY मीन्स स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में को लॉन्च किया गया था December 1, 1997 में सभी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज जो थे नेशन को उनके लिए. इसमें JRY और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो भी मर्ज किया गया था. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना अर्बन पुअर को. बाय डूइंग सो इट्स एम टू eradicate unemployment poverty from country. It has 5 components जिनको कंसीडर किया गया. इसमें फर्स्ट द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए गए, अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम हो गया, अर्बन पेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और स्किल ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंगस्ट अर्बन पुअर. स्टेप अप. In 12th plan, this scheme was restructured and renamed as a National Urban Livelihoods Mission. And in September 2014, this scheme was merged into Deen Dayal Upadhyaya and Antyodaya Yojana Day. An urban component of a day, it is also known as Day NULM.
Now next योजना इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इस स्कीम को अप्रैल में लॉन्च किया गया था फर्स्ट 1999 में। IRDP और 5 अदर प्रोग्राम्स जिनको कंसीडर किया गया था, जिनका नाम TRYSEM था, जो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन इन रूरल एरिया था। सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिशियंस हो गया, गंगा कल्याण योजना होगी, मिलियन वेल्थ स्कीम होगी, इन सबको मर्ज कर दिया गया। इनका मेन मोटिव यही था कि वो एक फोकस अप्रोच को अडॉप्ट करें इनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टूवर्ड्स, और पॉवर्टी एलिवेशन इन रूरल एरियाज़ की टूवर्ड्स। और ये जो स्कीम थी इसको इम्प्लीमेंट किया गया डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जून 3 2011 में SGSY को रीस्ट्रक्चर किया गया, रीनेम दिया गया, उसको नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नाम दिया गया और आजीविका का नाम दिया गया, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑल ओवर कंट्री में एक इन ए मिशन मोड इन फेज्ड मैनर। और नवंबर 2015 में दिस स्कीम वाज मर्ज्ड इनटू दीन दयाल अंत्योदया योजना में इसको शामिल कर लिया गया। एज रूरल कंपोनेंट ऑफ डे इज नोन एज डे NRLM। नेक्स्ट योजना जो थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी। इसको सितंबर 25 2001 को लॉन्च किया गया था बाय मर्जिंग एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दोनों को कंबाइन करके। इसका मेन मोटिव था एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज प्रोवाइड करना, और इस स्कीम को मर्ज किया गया NREGS Feb 2 2006 में। एंड नेक्स्ट जो योजना थी वो थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर क्या था कि इस in order to launch employment guarantee program in rural areas of the nation, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को एनेक्ट किया गया इन सितंबर 2005। एज पर दिस एक्ट नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में। और SGRY नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम जो थे उनको सबमर्ज किया गया। फेज 1 में NREGS को लॉन्च किया गया 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ कंट्री और फेब 2002-2006 में। 2007 और 8 में इसको एक्सटेंड किया गया 130 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर सेकेंड फेज। क्योंकि अप्रैल 1 2008 को इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन होल नेशन अंडर फेज 3 और ऑन दी अक्टूबर 2009 NREGS वाज रीनेम किया गया, उसको महात्मा गांधी NREGS रखा गया। और नेक्स्ट था 9 नंबर पर जो ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल में क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने इसको डेवलप किया, और फॉर द क्रिएटिंग ए नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनके बारे में पता करने के लिए, जो कि वेरीफाई किया गया आधार के थ्रू। और इट कैप्चर्स डिटेल्स ऑफ वर्कर्स लाइक द नेम, ऑक्यूपेशन एड्रेस, ऑक्यूपेशन टाइप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल टाइप्स को for the optimum realization of their employability and to extend benefits of social security schemes to them। और फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो गए, उसमें माइग्रेट वर्कर्स भी आ गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, GIG प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ई शर्मा जो थे पोर्टल, ई शर्मा पोर्टल हैज़ बीन लिंक्ड टू NCS पोर्टल और ASEEM पोर्टल ऑल्सो फॉर द सीमलेस फैसिलिटेशन ऑफ सर्विस। कुछ अदर मेजरमेंट भी हुए, कुछ अदर मेजर भी थे, वो यही थे। अदर मेजर में आते थे एफर्ट्स वर मेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ईच ईयर प्लान। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं they have been open to help the job seekers, and NCCS portal has been created to link these employment
exchanges through the ICT. And third, special efforts have been made to promote MSME, which are labor intensive and cheap and subsidized credit. Other facilities provide की गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ एफर्ट्स किए गए to promote skill development in India youth under the programs like प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY. एंड कंक्लूजन में ये हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ परसिस्टेड इन इंडिया ड्यू टू द मैनी रीजंस. इट हैज़ सीरियस social, economic, political implications for the country. And however, government has launched many dedicated programs, schemes from time to time mitigate and eradicate unemployment. But problem of unemployment is still there due to the poor implementation of these programs. If India has to end unemployment, effective, efficient implementation of these programs should take place. इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई नई टॉपिक क्लियर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो उसके बारे में. Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends for next upcoming videos.